हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पीजीटी 2023 के पेपर के 7 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था और 8th क्वेश्चन को स्किप किया था और 9th क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम 8th क्वेश्चन से ही। तो जो 8th क्वेश्चन हमें गिवन है वो ज्योमेट्री से गिवन है। ओके, इसमें हमें गिवन है, हमें एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसका डायमीटर क्या है, कॉमन कोड है दो सर्कल की। ये दो सर्कल्स हमें गिवन है, इनकी जो कॉमन कोड होगी वो डायमीटर बनेगी रिक्वायर्ड सर्कल का। ओके, तो हमें जो रिक्वायर्ड सर्कल का डायमीटर है उसकी इक्वेशन निकालनी है जस्ट। ओके, तो देखते हैं इसको। हमने जो दो सर्कल्स जो हमें गिवन है उसको हमने रेड कलर से डिनोट किया है S1 और S2 से। ओके, और जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसको S से डिनोट किया है। इसका जो डायमीटर होगा ये वाला, ये कॉमन कोड बन रहा है एक S1 सर्कल की और एक S2 सर्कल की। ओके, S2 सर्कल की कॉमन कोड बन रहा है ये। ओके, तो ये सब हमें गिवन है। तो हमें इसका बेसिक आइडिया पता होना चाहिए कि किन्हीं भी दो सर्कल्स जो इंटरसेक्ट करते हैं तो इसकी कॉमन कोड की इक्वेशन क्या होती है, इसका हमें आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका आइडिया लेते हैं थोड़ा सा। अगर हमने इसको S1 से डिनोट किया, इसको S2 से डिनोट किया, और ये दो दो सर्कल्स हैं, ये दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसको हमने A से डिनोट किया, इसको हमने B से डिनोट किया। इसके कोऑर्डिनेट्स हमने कुछ x1 y1 मान लिए और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है इसको हमने x2 y2 मान लिया। ओके, और इसकी जो कॉमन कोड है दोनों की वो कुछ इस तरह से मान लिया। ओके, एक मिनट, इसकी जो कॉमन कोड है मान लिया ये इसकी कॉमन कोड बनती है। ओके, ये हमने इसकी कॉमन कोड मान ली। हमने इस कॉमन कोड की इक्वेशन निकालनी है जस्ट। और जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो कुछ इस टाइप का है। ये जो कॉमन कोड है वो उसका डायमीटर बनेगी। ओके, ये उसका डायमीटर जो कॉमन कोड है ये उसका मान लिया सेंटर हो गया। ओके, तो ऐसा कुछ है इसमें। तो सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन निकालते हैं, कॉमन कोड की इक्वेशन क्या आती है। ओके, तो जो कॉमन कोड है उसको हमने ए बी से डिनोट किया है। ओके, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ओके, ठीक है। तो अगर हम इन जनरल मान के चले कि जो x1 है उसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ओके, सिमिलरली s2 की इक्वेशन को मान के चलते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन की, दोनों सर्कल्स की इक्वेशन हमने एज्यूम की है। ओके, ये इन जनरल इक्वेशंस हैं जस्ट। इनके जो सर्कल्स में जो इक्वेशन में जो एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर के कोफिशिएंट्स होते हैं ये हमेशा 1 होते हैं। ओके, ठीक है। तो अब सिंस ये जो ए और बी हैं ये दोनों सर्कल्स पे लाई करते हैं, S1 पे भी लाई करते हैं और S2 पे लाई करते हैं ना। तो यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं, ए जो पॉइंट होगा वो S1 की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इस पे लाई करता है। सिमिलरली ए जो पॉइंट है वो S2 की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इस पे लाई करता है। तो जस्ट हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x1 स्क्वेयर प्लस y1 स्क्वेयर प्लस 2g(x1) g1 प्लस 2f1y1 प्लस c1 इक्वल टू 0। ये जब हमने a को फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया S1 में, और जब a को हम सेकंड सर्कल में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x1 स्क्वेयर प्लस y1 स्क्वेयर प्लस 2g2x1 प्लस 2f2y1 प्लस c1 इक्वल टू 0। ओके, तो अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम करें, इसको हम सेकंड इक्वेशन एज्यूम करें, तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, 1 - 2 करते हैं। 1 - 2 करेंगे तो क्या होगा, 1 - 2 करेंगे तो यहाँ से 2x1 कॉमन आएगा, इनटू में g1 - g2 प्लस 2y1 इंटू f1 माइनस f2, ये c2 होगा, ये c2 होगा। क्योंकि ये जो इक्वेशंस हैं ये डिफ्रेंशिएट कहाँ पे होती है, g1 f1 और c1,
इन सभी में डिफ्रेंशिएट होती है, बाकी सभी चीज़ कॉमन होती है इसमें, जो सर्कल्स की इक्वेशन होती है जनरल। ओके, तो ये आएगा प्लस में C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन आएगी जब हम फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे। ओके, सिमिलरली अगर अभी तो हमने ए पुट किया था S1 और S2 में, सिमिलरली जो बी पॉइंट है वो भी तो S1 को सेटिस्फाई करेगा और S2 को भी सेटिस्फाई करेगा। तो अगर उसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो यही मिलेगी 2x2 इंटू G1 माइनस G2 प्लस 2y2 इंटू F1 माइनस F2 प्लस C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। ओके, तो ये जो इक्वेशंस हैं ये किस टाइप की बन रही है, ये कुछ इस टाइप की बन रही है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस बन रही हैं दोनों। ओके, ये जो इक्वेशन है किन पॉइंट से पास कर रही है, ये x1 y1 और x2 y2 उन दोनों पॉइंट से पास कर रही है क्लियरली। ओके, लेकिन हम जानते हैं कि इन दोनों पॉइंट से तो ओनली ये कोड वाली इक्वेशन पास कर रही थी, इन दोनों पॉइंट से तो कोड वाली इक्वेशन पास करी थी ओनली। ओके, तो और अभी हमने देखा कि यहाँ जो ये दोनों इक्वेशन इस टाइप की इक्वेशन है। ओके, और ये जो इक्वेशन है इन x1 y1 और x2 y2 से पास कर रही है। ओके, तो यानी कि हम इन जनरल इक्वेशन क्या बोल सकते हैं, इन जनरल अगर हमने इक्वेशन को इवेल्युएट करना हो कॉमन कोड की बिटवीन टू सर्कल्स, तो वो क्या होगी, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 होगी। ओके, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 होगी इन जनरल। तो यहाँ से हमने इसको डिड्यूस किया है कि कॉमन कोड की जो इक्वेशन होती है बिटवीन टू सर्कल्स वो क्या होती है, ये होती है। ओके, तो जस्ट ये बेसिक आइडिया था, आप इसको एग्ज़ाम में लिख भी सकते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है अगर हमने लाइंस को बढ़ाना है तो। ओके, तो देखते हैं उसको, सॉल्यूशन को देखते हैं। तो यहाँ पे हमें जो दो सर्कल्स की इक्वेशन गिवन थी, S1 हो गया S2 हो गया, ये दो इक्वेशंस गिवन थी। ओके, ये दो इक्वेशंस गिवन थी। और अभी हमने देखा जो इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड होता है, इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड होता है उसकी जो इक्वेशन है वो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 है। ओके, तो यहाँ से अगर S1 माइनस S2 निकालेंगे तो ये इक्वेशन हमें मिलेगी। ओके, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो -1/2 आएगा। ओके, x की वैल्यू -1/2 आएगा। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, अगर ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस, अगर ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन है, ओके, तो अगर ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये अगर a मान लिया, ये x1 y1 था, और ये जो b कोऑर्डिनेट है ये हमने x2 y2 मान लिया। ओके, अब इसमें जो x कोऑर्डिनेट आ रहा है, इसमें जो x कोऑर्डिनेट, इसी की इक्वेशन बनी थी हमारी 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी जो कॉमन कोड की इक्वेशन देखी, यहाँ से x की वैल्यू -1/2 आएगी। यानी कि इसमें जो कंप्लीट लाइन में जो x कोऑर्डिनेट होगा वो उसकी वैल्यू -1/2 होगी। ओके, कंप्लीट लाइन में, क्योंकि ये पैरेलल टू y एक्सिस लाइन है, तो इस कंप्लीट लाइन में स्ट्रेट लाइन है, इसमें जो x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, ये -1/2 होगी। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो सिंस दिस पॉइंट इज ऑन द लाइन ए बी जो कॉमन कोड थी और डायामीटर भी था किसका, रिक्वायर्ड सर्कल S का। ओके, तो अब A और B भी उस लाइन पे लाई कर रहे थे, तो x1 भी -1/2 होगा और x2 भी -1/2 होगा। एज ए बी जस्ट ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, अब हम किसी सर्कल की डायमेट्रिक इक्वेशन के बारे में जानते हैं। अगर कोई, हमने माना कि ऐसा कुछ है जो रिक्वायर्ड सर्कल है, उसका डायमीटर ये है और जो डायमीटर है वही रिक्वायर्ड सर्कल है। यहाँ A पॉइंट है, यहाँ B पॉइंट है। अगर इसके कोऑर्डिनेट सम x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट सम x2 y2 है, तो उसकी जो डायमेट्रिक इक्वेशन होती है रिक्वायर्ड सर्कल की वो कुछ ये होती है, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 प्लस इंटू वाई माइनस y2 इक्वल टू 0। ये डायमेट्रिक इक्वेशन होती है किसी भी सर्कल की। ओके, तो
सर्कल की जो जनरल इक्वेशंस होती है उसमें एक तो सेंटर और रेडियस की फॉर्म में होती है और एक डायमेट्रिक फॉर्म में होती है। तो ये जो इक्वेशन है ये डायमेट्रिक फॉर्म में है। ओके, यहाँ x1 और x2 की वैल्यू -1/2 है, हमने इवेल्यूट किया, और हमें जस्ट अब क्या चाहिए, y1 और y2 चाहिए। ओके, y1 और y2 चाहिए। तो अगर हम जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब कंसिडर करते हैं, y को वेरिएबल मान के चलते हैं और y1 y2 जो है उसके अगर रूट्स होते हैं, ओके, तो ऐसा ही कुछ इक्वेशन बनती है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यही बनेगा -y1 + y2 इंटू में y + y1 y2 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है इन जनरल। ओके, तो हमें जस्ट y1 और y2 की वैल्यू निकालनी है ताकि हम अपनी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी उसको निकाल सकें। ओके, सो वी नीड टू इवेल्युएट वैल्यू ऑफ y1 एंड y2 क्लियरली। नाउ क्लियरली ए जो पॉइंट था वो सेटिस्फाई करता है बोथ s1 एंड s2 एज इट लाइज ऑन s1 एंड s2। सो पुटिंग ए को हम s1 में पुट करते हैं तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए की जो x1 की जो वैल्यू थी वो -1/2 थी, वो -1/2 हमने जो गिवन इक्वेशन थी s1 की उसमें पुट कर दिया। तो यहाँ से जो हमें y की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमें 2 ही रूट देगी, और क्लियरली ये वही इक्वेशन है जो हम यहाँ ड्रॉ कर रहे थे, ये वही इक्वेशन है जस्ट। ओके, तो हम डायरेक्टली जो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन मिली है उसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि ये वही इक्वेशन है। ओके, तो ये इक्वेशन हमें मिलेगी जो y की है। तो इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं इसको, x - x1 ये हो गया, x - x2 ये हो गया, प्लस जो हमें इक्वेशन मिली है वहाँ से वो ये हो गई। ओके, तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई सर्कल की। इसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। इसको जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो ये बन जाएगी। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पिछला जो क्वेश्चन था वो हमारा सर्कल से था, ये भी कंप्लीट क्वेश्चन था बिना पार्ट्स के, तो ये भी एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें गिवन है। ये हम ग्रेजुएशन का भी टॉपिक मान सकते हैं, या फिर ये एलिमेंट्स की बुक में भी आपको मिल जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। एलिमेंट्स की बुक में भी क्लियर है ये टॉपिक। तो ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन से गिवन है। इसको इन जनरल हम बर्नौली इक्वेशन बोलते हैं। ओके, इस बर्नौली इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में। ओके, तो देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें बोथ साइड क्या करेंगे, y⁴ 1/3 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी ये मिलेगी। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये y⁴ 2/3 बनेगा इंटू 3/x बनेगा। ओके, तो यहाँ से y⁴ 2/3 जो है उसको हम z पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ से जब और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिलेगा y⁴ -1/3 इंटू dy/dx। ये एग्जैक्टली यही है जो इसकी फर्स्ट टर्म है। ओके, तो इसमें जस्ट इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसकी वैल्यू। ओके, इसकी वैल्यू जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी एग्जैक्टली। ओके, और ये जो इक्वेशन है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की इन z। यहाँ पे z जो है डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो इस टाइप की इक्वेशन होती है वेयर p एंड क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन होते हैं प्योरली। ओके, तो यहाँ से p की जो वैल्यू होती है क्लियरली x की फॉर्म में होती है और q की वैल्यू भी x की फॉर्म में होती है। ओके, तो यहाँ पे हमें p की वैल्यू क्या गिवन है, p की वैल्यू -2/x गिवन है। ओके, और q की वैल्यू ये गिवन है। तो सिंपली हम सबसे पहले इसमें इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालेंगे। ओके, इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालेंगे वो क्या होता है, e⁻−p⁴dx, इंटीग्रेशन p⁴dx होता है। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/x² आ जाएगी। ओके, इसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, z इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फैक्टर इंटू q प्लस c। ओके, ये होता है। तो इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे। ओके, z/x² इज इक्वल्स टू 2 ये आएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये मिलेगा। ओके,
तो यहाँ से z की वैल्यूज निकाल लेंगे। सिमिलरली z को हमने क्या पुट किया था, y की पावर 1/3 पुट किया था, y की पावर 2/3 पुट किया था। ओके, तो y की पावर 2/3 इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे जस्ट एग्जैक्टली, तो ये हमारी जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। ओके, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो वेक्टर अलजेब्रा से क्वेश्चन है, वेक्टर से क्वेश्चन है। हमें 4 पॉइंट्स गिवन है, इसमें हमने जस्ट चेक करना है कि ये कोप्लेनर बनेंगे या नहीं बनेंगे। ओके, अगर हमें 3 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो हम डायरेक्टली उसका डिटरमिनेंट निकाल देते हैं, डिटरमिनेंट नहीं सॉरी, हम क्या निकालते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल देते हैं। स्केलर अगर हमें 3 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो डायरेक्टली, और अगर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो हम डायरेक्टली उसको कोप्लेनर बोल देते हैं। लेकिन हमें यहाँ 4 पॉइंट्स गिवन है, तो 4 पॉइंट्स के लिए हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन निकालते हैं। और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होता है, सबसे पहले हम इन सभी 4 पॉइंट्स को नेमिंग करेंगे ABCD। ओके, हमने जस्ट इसको नेमिंग किया ABCD। उसके बाद हम जो वॉल्यूम होता है टेट्राहेड्रन का वो क्या होता है, AB इंटू AC क्रॉस AD। ये जस्ट हम 3 वेक्टर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको। ओके, फिर इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे। और AB कैसे निकालते हैं, B-A। सिमिलरली AC कैसे निकालते हैं, C-A इंटू AD कैसे निकालते हैं, D-A। तो ये क्या होगा, ABAC, AD की वैल्यू आएगी। फिर हम AC क्रॉस AD निकालेंगे। AC हम जानते हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर बनेगा। तो AC क्रॉस AD कैसे निकालते हैं, IJ की इसको डिटरमिनेंट निकालेंगे, जस्ट इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास AC क्रॉस AD की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकालेंगे, AB के साथ निकालेंगे। तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकाला हमने AB के साथ, ये एग्जैक्टली 0 आ जाएगा। तो हैंस अगर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन जो हम निकाल रहे हैं वो अगर 0 आ जाता है तो जो गिवन वेक्टर्स थे वो कोप्लेनर बन जाते हैं। तो हैंस जो गिवन वेक्टर्स हैं वो कोप्लेनर होते हैं। ओके, तो इस वीडियो को इतना रखते हैं। सो इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।